हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस राज फ्रॉम बी एडुकेयर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में जो सवाल होते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं फॉर ऑनलाइन कैप एप्लीकेशन। तो जो आपका सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है 2022 का फॉर 3 इयर्स, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट थी वो हमने तैयार की थी वीडियो। वो जो पर्टिकुलर पीडीएफ है वो भी हमारे ऐप के अंदर है, बट ये एक सेपरेट वीडियो है। जो स्टूडेंट्स ने वो वीडियो या फिर वो पर्टिकुलर पीडीएफ नहीं देखा है, तो मैं आपको बताता हूँ ये जो वीडियो है इसको आप एंड तक जरूर देखिएगा। जितने भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, ओके, वो इसी वीडियो में कवर होंगे। ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है इसको सीईटी सेल ने रिलीज़ किया है, उन्हीं के कैप के वेबसाइट पे आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा वो सबको आपको स्कैन करके आपको पहले से आपके जो डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है, मैं सबसे एक विनती करूंगा कि आपका जो फॉर्म है इसको आप लैपटॉप से या डेस्कटॉप से ही भरिएगा, फ़ोन से मत भरिए। फ़ोन से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो आपके डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, पेन ड्राइव में आप जो डॉक्यूमेंट्स है इसको स्कैन करके पहले से आपको रख लेना है, ठीक है। दूसरा चीज़, फ़ोटो भी आपको स्कैन करके रखना है। अब जो फ़ोटो आप रखेंगे वो फ़ोटो होना चाहिए साइज़, हर एक चीज़ का यहाँ पे साइज़ है। जैसे कि 20 KB से लेके 50 KB के बीच में। तो हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प लगे, तो आपके जान पहचान में जो एक्सपर्ट है आप उनसे हेल्प ले सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट होता है आप साइबर कैफे चले जाइए। आधे घंटे के अंदर आपका जो पूरा प्रोसेस है वो आप वहाँ पे कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो 20 KB से लेके 50 KB के अंदर जेपीजी फॉर्मेट के अंदर आपका फ़ोटो होना चाहिए। सिग्नेचर जो होना चाहिए वो वाइट पेपर पे आपको करके ब्लैक या फिर ब्लू पेन से साइन करके उसको आपको स्कैन करके रख लेना है। 10 KB से 20 KB के बीच में वो होना चाहिए। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में वो 500 KB के अंदर होनी चाहिए। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट स्कैन करोगे वो रीडेबल होना चाहिए, ओके। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो आप चीज़ अपलोड कर रहे हो वो रीडेबल हो, क्लियर हो। अगर वैसा नहीं होता है तो हो सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ इसके पीछे इंटेंशन क्या। इंटेंशन ये है कि आप जब एक फाइल अपलोड करोगे वो वहाँ पे चेक किया जाएगा कि वो फाइल सही है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है सही है कि नहीं है। तो जो सामने वाला अगर आप ही नहीं पढ़ पा रहे हो अभी, तो वो कैसे पढ़ेंगे? तो जो वो नहीं पढ़ पाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हो वो रीडेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट स्टार्ट होती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सबके लिए यहाँ पे लगेगा। ये पर्टिकुलर पीडीएफ में काफ़ी सारे फाइल हैं, बट सबके लिए सब कुछ अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो वीडियो है इसको आप एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपका जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो है आपका 10th का मार्कशीट, ठीक है। तो 10वीं की जो मार्कशीट है इसका आपको स्कैन करना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका जो एसएससी है, एसएससी मतलब आपका 10th होता है। 10th अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है, आईसीएसई बोर्ड से किया हुआ है, आईजीसीएसई बोर्ड से किया हुआ, आईबी बोर्ड से किया हुआ, या फिर और भी किसी बोर्ड से आपने किया हुआ है, एक्सेट्रा का मतलब होता है कि और भी कुछ बोर्ड्स, तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कन्वर्जन सर्टिफिकेट बना सकते हो। उसके ऊपर भी हमने कुछ वीडियोस अपलोड की हुई हैं, उसको आप एक बार रेफर कर लीजिए। तो 10th का जो है, जो फॉर्मेट है 10th का 12th का, वो ऑलरेडी सीईटी सेल की वेबसाइट पे है। आपको बस डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है अपने हाथ से, अपने पेन से। अब उसको फिल करके खुद का साइन करके सेल्फ अटेस्टेड प्लस सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, किसी एक जन का आप साइन लेके एक ही पीडीएफ में, सिंगल पीडीएफ, तो मान लीजिए ये पर्टिकुलर पीडीएफ है, उस पर्टिकुलर पीडीएफ में 2 पेज होंगे। पहले आपका मार्कशीट और नीचे होगा कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपको अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद आपका एचएससी। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स ये सब पहले से आपको रेडी करना है जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे। फॉर्म फिलिंग कैसे करना है उसके ऊपर भी हमने वीडियो हमारे इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है। एचएससी, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये मोर और लेस सबके लिए ही अप्लीकेबल है, चाहे आपका 3 इयर्स है, 5 इयर्स है, या फिर आप बीएड कर रहे हो, एमबीए करोगे, ठीक है। जो भी आप कोर्स देख रहे हो, जो भी आप कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मोर और लेस जो प्रोसेस है वो प्रोसेस सेम है। एचएससी आपका जो 12th होता है या फिर आपका इक्विवेलेंट, दैट इज इंजीनियरिंग डिप्लोमा, आपको उसका क्या करना है, उसकी भी मार्कशीट आपको रखनी है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा अगर आपने स्टेट बोर्ड से नहीं किया है, इन सारे बोर्ड से किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ में तो आपका यहाँ पे भी सेम पीडीएफ होगा, एक पर्टिकुलर पीडीएफ होगा जो 500 KB हमने स्टार्टिंग में देखा, 500 KB के बीच में अंदर होना चाहिए। तो ये जो पीडीएफ होगी एक अलग पीडीएफ होगी। तो एक पीडीएफ होगी आपकी 10th की, दूसरी पीडीएफ फाइल होगी आपकी 12th की।
ट्वेल्थ में भी अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो सिर्फ मार्कशीट आपकी होगी, अगर आप दूसरे किसी बोर्ड से हो तो मार्कशीट और उसके नीचे आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट होगा। नाउ डिग्री ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि सिर्फ लास्ट सेमेस्टर का, थर्ड ईयर का ही सिर्फ मार्क्स डालना है। जी नहीं, यहाँ पे यू हैव टू ऐड द मार्क्स ऑफ ऑल सेमेस्टर। ठीक है, तो मान लेते हैं आपने 3 साल का कोर्स किया जहाँ पे 6 सेमेस्टर्स थे, तो टोटल जितने सेमेस्टर थे 6 के 6 सेमेस्टर्स, आपको सबका मार्क्स वहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 4 साल का कोर्स होगा, तो 8 सेमेस्टर थे, तो जब 8 सेमेस्टर थे तो आपको 8 सेमेस्टर के डिटेल्स वहाँ पे डाल के उसका जो टोटल आएगा वही आपका परसेंटेज काउंट होता है। अब काफ़ी सारे ऐसे बच्चे जिनका सेमेस्टर नहीं होता, उनका ईयरली पैटर्न होता है। ईयरली पैटर्न का मतलब होता है साल में सिर्फ एक ही बार एग्जाम होगी, एक ही बार मार्कशीट आएगी। अगर आप वैसे हैं तो आपको मान लीजिए अगर 3 साल का है तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 टोटल करके आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब कुछ बच्चे होंगे जिनका 4 साल का कोर्स होगा, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, अगर किसी का 5 साल का है तो उसके हिसाब से आप नंबर बढ़ा के आपका जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है वो आपको करना है। और जो आपका टोटल है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सिर्फ लास्ट सेमेस्टर का नहीं करना है, सिर्फ लास्ट 2 सेमेस्टर का भी नहीं करना है, सारे सेमेस्टर का या फिर ऑल ईयर्स। ठीक है, फाइन। अब एक और चीज़, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, जैसे कि अभी हमने 10th एंड 12th में देखा कि जो स्टेट बोर्ड के बच्चे थे उनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे कन्वर्जन जो सर्टिफिकेट है वो सबके लिए कंपलसरी है। आप देख सकते हो, इट इज़ इररिस्पेक्टिव। ठीक है, कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया, कौन से बोर्ड से किया, कौन सी डिग्री मिली है, इससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो कन्वर्जन सर्टिफिकेट इज कंपलसरी फॉर ऑल द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। जो आपका डिग्री का है वो आपको बनाना है। कहाँ से बनाना है? अगर आपने कॉलेज से ले लिया है जिसका फॉर्मेट सिमिलर है जो सीईटी सेल ने दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज इज सेल्फ मेड, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। आपको उसका प्रिंट निकालना है, आपका नाम नंबर टोटल करके स्कैन करके रेडी कर लेना है, सिंपल है। ये कैसे करना है? तो मान लीजिए जो आपकी मार्कशीट्स होगी इसमें काफ़ी सारे पीडीएफ्स होंगे, पीडीएफ के अंदर काफ़ी सारे फाइल्स होंगे। तो पहले पेज पे हो सकता है आपका सेमेस्टर 1, दूसरे पे सेमेस्टर 2, 3, 4, 5, 6 और उसके नीचे होगा आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट। ठीक है, फाइन। सो आई होप मैं आपको बता देता हूँ इसको कैसे बनाना है। एक ही पीडीएफ फाइल होगी पूरी डिग्री मार्क का। तो एक पीडीएफ फाइल आपकी 10वीं का था, दूसरा आपका एचएससी का था और तीसरा जो है वो डिग्री का है। डिग्री के अंदर जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, जितने भी मार्कशीट्स हैं, सब आपको रखना है और उसके नीचे आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो भी चीज़ आप यहाँ पे स्कैन कर रहे हो, मेक श्योर करना है कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कर रहे हो। कुछ बच्चे होते हैं जो फोटोकॉपी मतलब जेरोक्स किए थे, फोटोकॉपी किए थे, उसको स्कैन कर रहे हो। नहीं, वैसे अगर गलती कर रहे हो तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीईटी सेल है उनका जो प्रोसेस है काफ़ी क्लीन है, काफ़ी क्लियर होता है। बट अगर उनको कोई भी मिस्टेक दिखा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको लाइटली मत लीजिएगा, चीज़ें आप अपने एंड से सही करिए। सीईटी सेल वहाँ से आपका जो प्रोसेस है, जो आपका वेरिफिकेशन होगा उसको अच्छी तरीके से वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो इस सिमिलर वे अगर आपका पीजी हुआ दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पे भी आपके जितने सेमेस्टर थे, जितने ईयरली पैटर्न थे, सबके मार्कशीट अलॉन्ग विद कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये रह गए आपके कुछ एकेडमिक रिलेटेड। एज वी ऑल नो, जैसे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, तो आपका 10वीं का प्रूफ चाहिए, 12वीं का प्रूफ चाहिए और ग्रेजुएशन की सब प्रूफ आपको देना होगा। अब हम बात करते हैं बाकी चीज़ों का। तो ये जो वीडियो है एज यू ऑल नो कि हम 3 ईयर एमएससीईटी लॉ का देख रहे हैं। तो एलएलबी 3 इयर्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म था, अब ये क्या है, जब आपने सीईटी के लिए रजिस्टर किया था, सीईटी 2022 के लिए, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने पिछले साल दिया था वो चलेगा क्या? नहीं भाई, 2022 का ही आपको देना है, एलएलबी 3 इयर्स का ही देना है जो आपने फॉर्म भरा था। इन केस अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो खो दिए हैं, नहीं संभाल के रखे हैं। मैं आपको बता देता हूँ जितने डॉक्यूमेंट्स हैं अभी से भी आप जितने डॉक्यूमेंट्स हैं सबको संभाल के रखिए। कोई भी चीज़ें इधर उधर मत करिए। आप एक पेन ड्राइव ले लीजिए, अब उसमें रखिए, आपके ईमेल बॉक्स में रखिए, कहीं पे भी, बट रखिए। ठीक है, तो एलएलबी 3 इयर्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगेगा। ये पर्टिकुलर फाइल आपको अपलोड करनी होती है। इन केस नहीं है तो आप सीईटी सेल का जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका जो स्कोर कार्ड, जहाँ पे आपको मालूम पड़ा कि आपके कितने स्कोर आए थे, वो पर्टिकुलर पीडीएफ आपको अपलोड करनी है। इसके बाद ये चारों में से, बेसिकली ये तीनों में से अगर आप महाराष्ट्र स्टूडेंट हो और जैसे कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है अब इसको अपलोड कर पाओगे। इन केस नहीं है, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रहते तो हैं महाराष्ट्र में
बट उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अब बर्थ सर्टिफिकेट भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। आइडियली आपके पास तो पहले से रहा होगा, शायद आप घूम गया होगा, तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। इन केस नहीं है तो आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो। तो ये तीनों में से कोई एक, या फिर अगर आप लेट्स से महाराष्ट्र के स्टूडेंट नहीं हो, आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो अब जो आपका पासपोर्ट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पासपोर्ट है ऑल इंडिया कैंडिडेचर, मतलब आउटसाइड महाराष्ट्र, बाकी तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये फॉर्म भर पाओगे। अब तो यही जो यहाँ तक के जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे आपको लगने ही वाले हैं, इसमें से कोई एक, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, आपका 10th 12th डिग्री। अच्छा, कुछ बच्चों का ऐसा है कि सर हमारे पास कुछ डिग्री की मार्कशीट नहीं है, तो नहीं चलेगा, आपको सारे मार्कशीट आपको अपलोड करने होंगे, अदरवाइज आपका फाइल रिजेक्ट हो जाएगा। और कुछ बच्चों को स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी ने सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का डाल दिया और गलती से अप्रूव हो गया, तो आपको इसमें नहीं रहना है कि वो अप्रूव हो गया तो चल जाएगा, नहीं जी। जब आप एडमिशन के लिए कॉलेज में जाओगे तब वहाँ पे वो रिजेक्ट कर देंगे। तो मेक श्योर करना है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको दिख रहा है कि वो गलत है तो उसको आपको पहले सही करना है आगे बढ़ने से पहले, अदरवाइज आप आगे तो चले जाओगे बट एडमिशन के टाइम पे आपको उस प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, फाइन। सो यहाँ तक हमने देख लिया। अब बात करते हैं कैंडिडेचर टाइप की। अब महाराष्ट्र ए कैंडिडेचर में अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो उसके अंदर आपके पास ये 4 सर्टिफिकेट में से कोई भी एक कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड एनी वन डॉक्यूमेंट फ्रॉम दिस 4 डॉक्यूमेंट्स। तो पहला हमने ऑलरेडी यहाँ पे पीछे देखा था, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो महाराष्ट्र का ही होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, अब बर्थ सर्टिफिकेट आप महाराष्ट्र के बोल रहे हो कि आप महाराष्ट्र के ही कैंडिडेट हो, तो आपका जो बर्थ है वो भी महाराष्ट्र में होना चाहिए। तो बर्थ सर्टिफिकेट मेंशनिंग, कुछ बर्थ सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जिसपे लिखा नहीं होता कि आप कहाँ पे बॉर्न हुए थे, तो यहाँ पे ऐसा है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र उधर लिखा होना चाहिए, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जिस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा होना चाहिए इंडिकेटिंग प्लेस ऑफ बर्थ इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है बट उस पर नहीं लिखा है कि आपका बर्थ कहाँ हुआ है, तो वो पर्टिकुलर फाइल वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ महाराष्ट्र, ये तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स, या फिर कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये चारों में से कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप महाराष्ट्र कैंडिडेचर ए में आप आ जाओगे। इसी प्रकार से बी सी डी ई कैटेगरीज हैं। अब बी क्या है, ये उन बच्चों के लिए यूजफुल होगा जो स्टूडेंट्स के पास डोमिसाइल नहीं है बट डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके डैड का या फिर मॉम का है महाराष्ट्र का, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। टाइप सी कैंडिडेचर में वो बच्चे आएंगे जिनको परफॉर्मा ए क्या है, इसी पर्टिकुलर फाइल के नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है, ये उन बच्चों के लिए ही अप्लीकेबल है, सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र ए तक आते थे तो अब आपको जो बच्चे पहले तो ऑल इंडिया में आते हैं, अब इसके नीचे एक और कोई डॉक्यूमेंट्स उनको देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप OMS कैटेगरी में आते हो तो इसके बाद आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने की जरूरत नहीं है, बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। अब महाराष्ट्र कैंडिडेचर में आ रहे हो तो आपको बस यहाँ तक ही डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, उसके नीचे के डॉक्यूमेंट्स आपको देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप बी कैंडिडेट आते हो तो यस, आपको अगर आपके पास खुद का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर और मदर, ठीक है। टाइप सी में उन बच्चों के लिए जिनके जो पेरेंट्स हैं, ओके, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र में हो, तो आपको परफॉर्मा ए इसी पर्टिकुलर PDF के नीचे है, उसका आपको प्रिंट आउट लेके जहाँ पे साइन लग रहा है, जिसका साइन लग रहा है वो साइन लेके अपलोड कर देना है। टाइप डी उन बच्चों के लिए है जिनके जो पेरेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, ठीक है, या फिर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, अगर वो एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए लगने वाला है, ठीक है। ई कैटेगरी उनके लिए जो सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट बिलोंग्स टू द डिस्प्यूटेड बॉर्डर, ठीक है। एंड आपको 2 सर्टिफिकेट्स लगेंगे, सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द मदर टंग ऑफ द कैंडिडेट इज मराठी, तो अगर ये पर्टिकुलर आपका अप्लीकेबल है तो ही आपको ये लगेगा, अदरवाइज नहीं लगने वाला है। आपको सारे फाइल्स, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें सब डॉक्यूमेंट्स करने हैं क्या, नहीं जी, जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना आपसे पूछा जा रहा है, बस आपको उतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी रखने हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से हैं, ओके, जो बैकवर्ड क्लास यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, जैसे कि SC
ST OB महाराष्ट्र, तो जो OMS के बच्चे आउटसाइड महाराष्ट्र उनके लिए ये सब अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो वो आप ये वीडियो अगर आप यहाँ पे एंड कर दे रहे हैं दैट्स ओके, बट जो लोगों कास्ट या ट्राइब में आते हैं तो आपका देखो 3 सर्टिफिकेट्स कंपलसरी है, ठीक है। पहला आपका कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा आपका कास्ट या ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो ये तो आपको लगने ही वाला है अगर आप SC या फिर ST में बिलोंग करते हैं। अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में सवाल है कि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। तो देखो सर्टिफिकेट नहीं है तो डेफिनेटली आपने बनवाने के लिए दिया होगा, और जब आपने बनाने के लिए दिया तब आपको एक रिसीट मिली होगी। तो वो जो रिसीट नंबर है, रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये यहाँ पे चल जाएगा। कब तक चलेगा, आपको कब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, यू हैव टू अपलोड द कास्ट या फिर ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन ऑफ सेकेंड राउंड। तो ये फर्स्ट राउंड भी हो जाएगा, चलेगा। अभी फिलहाल आप एप्लीकेशन जो आपका रिसीट है इससे आप काम चला के एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लीजिए, कॉलेज में एडमिशन भी ले लीजिएगा। सेकेंड राउंड जब चालू होगा और उसका जब खत्म होते रहेगा तब तक आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। इन केस जनरली हमने हर साल देखा है कि इसके बाद भी वो डेट एक्सटेंड करते हैं। इस साल करेंगे कि नहीं करेंगे इसका आंसर तो मैं आपको नहीं बता सकता अभी, पर लास्ट ईयर हमने देखा था वो डेट एक्सटेंड हुई थी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिनका एप्लीकेशन रिसीट तो थी, अप्लाई किए थे बट नहीं आया था, उसको समय लग रहा था। तो अगर यहाँ पे आपके केस में भी समय लग रहा है तो लास्ट डेट ऑफ जो सेकेंड राउंड का एडमिशन है वहाँ तक चलेगा, उसके बाद अगर एक्सटेंड किए तो वहाँ पे भी चलेगा, ठीक है। एंड जो बच्चे बैकवर्ड क्लास, ये जो मेंशन कैटेगरीज है यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको टोटल 3 सर्टिफिकेट्स लगेंगे। एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ओके सेम प्रोसेस, यहाँ पे भी लास्ट डेट जो है सेकेंड राउंड का है। एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो वैलिड होना चाहिए 31 मार्च 2023 तक। कुछ बच्चों का सवाल था कि हमारा पिछले साल तक की वैलिडिटी थी, चलेगा? जी नहीं चलेगा, आपको नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है ये 31 मार्च तक का होना चाहिए, तो ही आप अप्लीकेबल हो, तो ही आप इस पर्टिकुलर जो कैटेगरी है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आओगे, ठीक है। और जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते उनको ये सब सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स EWS कैटेगरी में आते हैं, तो जो लोग EWS में आ रहे हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आपको क्या करना है, एक सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है EWS का। ये भी आपको समय दिया गया है, सेकेंड राउंड तक एडमिशन के आप अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज आपको ओपन में आने वाले जो राउंड्स होंगे उसमें आपको कंसीडर किया जाएगा। और जो लोग एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं उनको ये पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट्स दिया गया है वो लगने वाले हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरीज में आते हैं। तो जितने भी परफॉर्मेंस है आपको कहीं से फॉर्मेट लाने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा फॉर्मेट इसी ब्रोशर में है, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। और जो PW स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट लगने वाला है। जो जम्मू कश्मीर माइग्रेंट स्टूडेंट हैं उनके लिए ये परफॉर्मेंस लगेंगे। अच्छा, जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप किसी माइनॉरिटी में आ रहे हो और आपको मालूम है ये कॉलेजेस में माइनॉरिटी चलती है, एडमिशन्स हैं, आप वो कॉलेज में पक्का, अगर आपको वो कॉलेज चाहिए तो आप वो पक्का आपके प्रेफरेंस लिस्ट में रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सीट्स रिजर्व रखी गई रहती हैं, तो उसका कट ऑफ काफ़ी नीचे जाता है। उसके लिए क्या चाहिए, पहला तो डेफिनेटली आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है कोई बात नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है जो महाराष्ट्र का है तो चल जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं उनको किसी भी प्रकार का बेनिफिट, कैटेगरी का बेनिफिट नहीं दिया गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक जो फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, जिसको बोला जाता है प्रोफोर्मा ओ, ये भी इसी पर्टिकुलर PDF में, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। आपको बस उसका प्रिंट लेके जो भी डिटेल्स पूछे गए वो डिटेल्स लेके स्कैन करके आपको रखना है और फिर उसको आप अपलोड करना है, ठीक है। तो ये तीनों में से, ये दोनों में से कोई एक, और ये आपको लगेगा लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू रिलीजन और मदर टंग। सर्टिफिकेट फॉर ऑर्फन, तो जो बच्चे ऑर्फन है उनके लिए पर्टिकुलर जो सर्टिफिकेट है ये आपको लाना होगा। फाइन, अब हम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो टाइप C, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए अगर आपके लिए एप्लीकेबल है फॉर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है। जो चीज़ें पूछी गई हैं वो आपको फिल करके यहाँ पे स्टैम्प, साइन, सील लेके आपको कर देना है,
ठीक है, आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से टाइप डी के जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पेरेंट्स महाराष्ट्र स्टेट में हैं, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनके लिए ये पर्टिकुलर फाइल लगेगा। उसी प्रकार से टाइप डी का है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट पूरा का पूरा चीज़ आपको दी गई है। जब से आपको पढ़ना है कि आप किस कैटेगरी में हो, आपके लिए कौन सा पर्टिकुलर जो फाइल है वो आपके लिए अप्लीकेबल है, बस वही वाला फाइल आपको प्रिंट करके आपको स्कैन करके यूज़ कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे परफॉर्मेंस दिए गए हैं। अगर आपको अप्लीकेबल है तो ही आप आओगे, नहीं तो नहीं। अब ये काफ़ी सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं तो मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर देता हूँ। माइनॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपलसरी है, तो आपका नाम, आपका पेरेंट्स का नाम, आपका एड्रेस, फुल एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप किस कैटेगरी में, आपका जो लिंग्विस्टिक है वो आप यहाँ पे जो आपका है वो आपको लिखना है, आपका मदर टंग लिखना है। तो जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, जो ब्लैंक स्पेस है, आपका जो रिलीजन है वो आपको यहाँ पे भरना है, डेट लिखनी है। अब बच्चे ये भी सवाल करते हैं कि सर डेट क्या लिखनी है? भाई जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन का डेट लिख दीजिए, ठीक है। अब प्लेस आप जो सिटी में हो वहाँ वो लिख दीजिए। सिग्नेचर तो आपको सिग्नेचर करके दैट्स इट, आपको कुछ और करना नहीं है, कहीं से कोई स्टैंप नहीं लगाना है। यही एक चीज़ है, इसका आपको प्रिंट आउट लेके स्कैन करके PDF बना के रख लेनी है और फॉर्म फिलिंग के टाइम पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग वीडियो देखिएगा। जिस प्रकार से फॉर्म फिलिंग वीडियो बताया गया उस प्रकार से आप फॉर्म फिलिंग कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप ये जो मैंने आपको वीडियो बताया, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की, वो आपको समझ में आ गया होगा। फाइन, सो थैंक यू सो मच। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।